हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने 2021 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक गैस पेपर प्रिपेयर किया है, जिसमें हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इन गैस पेपर्स को देखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किए हुए हैं पूरे साल, क्योंकि कोरोना की वजह से इदारे बंद रहे थे सारे, तो अगर किसी ने सही तरह प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, उसमें क्लूज़ बताएंगे, की पॉइंट्स बताएंगे, कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो अभी हमने इसमें मेंशन किया है, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इन गैस पेपर को पूरा देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने इंपॉर्टेंट डाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी डाले हैं और MCQs भी पैटर्न के मुताबिक, पेपर के मुताबिक डाले हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, इससे रेलिवेंट फार्मूला, इससे रेलिवेंट MCQ, जिससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ फार्मूला सेम होगा। और दूसरी बात ये कि जो MCQs हम डिस्कस करेंगे, आपने MCQs पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि MCQs में जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो आपके होल जो रिज़ल्ट होता है उस पर मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस होती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस होती है। MCQs में जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो आपके पूरे रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला MCQs क्या है? 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, कितने मोल्स ऑफ सल्फ़र बनाएगा, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा या सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन पे नोट करें तो इसके ऑप्शंस हैं 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन में SO2 है तो ऑक्सीजन डबल हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 18.1 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैस ओवर मोलर मैस है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फ़र, ये पॉसिबल है क्योंकि SO2 में सिर्फ एक सल्फ़र है और 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फ़र बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच वन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेट। सब्लिमेट या सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को जब हम हीट करें वो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फोर्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में या वेपर फेज़ में। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ ये सब्लिमेशन हो सकती है। आयोडीन की भी सब्लिमेशन हो सकती है, बेंजोइक एसिड की भी सब्लिमेशन हो सकती है और NaCl की सब्लिमेशन नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। तो थर्ड क्वेश्चन है फार्मूला यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बुक चैप्टर 3 में 3 फार्मूलाज गिवन हैं, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। तो बुक में चैप्टर 3 में ये ऑप्शन गिवन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, इसमें ये भी बुक का एक क्वेश्चन है, इसमें समझने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ये सिर्फ याद करने के लिए आप इस पोटेशियम नाइट्रेट को याद कर लें और इसका 128 डिग्री सेल्सियस है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने की पॉइंट याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, दो की पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो स्टार्क इफेक्ट आता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो जीमन इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप सिर्फ M को याद कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड M से डिनोट करता है तो जीमन में भी M आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में है व्हेन एटम्स इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी स्टार्क इफेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बताता है एन ऑर्बिटल विच इज़ स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। स्फेरिकल से हमने ये डिनोट करना है कि एसिड शो हो रहा है, स्फेरिकल इट मीन्स सर्कुलर और इट मीन्स सर्कुलर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन एस। हम सर्कुलर को इस तरह गोल बॉल से, गोल दायरे से या सर्कल से डिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए हम स्फेरिकल को एस से डिनोट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन रदरफोर्ड हैव शो दैट, ये ऑप्शन नहीं है इसलिए हम इसको दोबारा शो कर देते हैं।
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड। तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में ये गिवन था कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताता। सो इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। बाकी सारे एटम डिड नॉट हैव द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये इसकी वजह से फेल नहीं हुआ था। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी एक पॉसिबल नहीं है कि इसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ हो। तो इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो एटम स्टेबल नहीं था। एटम उसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन किसी न किसी वक्त उसके सेंटर में न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो इसलिए एटम स्टेबल नहीं था। तो इस वजह से इसके जो पॉइंट्स हैं उसमें ये मेंशन है कि इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड A प्लस B नेगेटिव इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। ऐसा बॉन्ड जो आयनिक बनेगा जिसमें A पॉजिटिव और B नेगेटिव, A जो पॉजिटिव करेक्टर होता है वो मेटालिक करेक्टर शो करता है, और जो नेगेटिव करेक्टर होता है वो नॉन मेटालिक करेक्टर को, शायद या गैसेस को या नॉन मेटालिक करेक्टर को हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, शो करता है। तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रोल होता है। जो मेटल्स होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। तो अगर हम क्वेश्चन 8 को पढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ लो, इसमें मेंशन है क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन बी में मेंशन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज़ हाई। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऑप्टिमम प्रेशर इन हैबर प्रोसेस। आपने हैबर प्रोसेस को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। हैबर प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, हो सकता है हैबर प्रोसेस में से MCQs भी मेंशन है ये, और हैबर प्रोसेस में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हैबर प्रोसेस में एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जब हम हैबर प्रोसेस में किस चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, हम अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं, NH3 की, NH3। और इसमें प्रेशर की बात की गई है, हम कितना प्रेशर रखते हैं हैबर प्रोसेस में, तो हम प्रेशर रखते हैं 200 to 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बाय एडिंग NH4Cl to NH4OH सॉल्यूशन द आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे या आयोनाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट करेगा जब हम NH4Cl ऐड करते हैं। जब हम NH4 ऐड करेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। किसी भी लिक्विड में या किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एसिड या बेस में जब हम कोई और चीज़ ऐड करते हैं, किसी बेस में जब एसिड ऐड करते हैं, तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन का जो रेट है, रेट ऑफ आयोनाइजेशन या प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीजेस। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर। सबसे पहले तो एक इथेनॉल है, ETHONAL, और एक वाटर है। इसमें अगर वो सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर देखा जाए, फॉर एग्जांपल 1 है, इथेनॉल का वेपर प्रेशर देखा जाए वो भी 1 है। जब हम इन दोनों का मिक्सचर बना लेते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो मोर देन दैट ऑफ वाटर हो जाता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने से इथेनॉल खुद भी एक इसका एक वेपर प्रेशर होता है, खुद वेपराइज हो जाता है। अगर वाटर में ऐड किया जाए तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा मोर देन दैट ऑफ वाटर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स बॉयल एट लोअर टेम्परेचर दैन ईदर ऑफ दैम। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स में 2 लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ सैचुरेटेड, ये पॉसिबल नहीं है। इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑप्शन सी है इट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। इट इज़ मेटास्टेबल, ये भी नहीं बन सकता। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, इट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो चैप्टर नंबर हम 9 की तरफ जाएंगे, तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन पे दिया हुआ है, तो इसमें राउट्स लॉ के बारे में बताएंगे। राउट्स लॉ एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउट्स लॉ के 3 जो पोस्टुलेट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, 3 डेफिनेशंस हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले। तो एक डेफिनेशन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक डेफिनेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
और एक डेफिनेशन मोल परसेंट ऑफ सोल्यूट के बारे में X2 के बारे में है। तो 3 डेफिनेशन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए राउट्स लॉ के बारे में प्रिपेयर करनी है और इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसमें सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा मिक्स कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी थिक सोल्यूशन के अंदर हम वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। डाइल्यूट सोल्यूशन विच बिहेव एज नियरली आइडियल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में एक तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। गैल्वानिक सेल में रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। तो मोस्टली हम रिडक्शन की बात करते हैं। एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, नहीं, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी है रिडक्शन अकर एट एनोड, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो रेड कैट के नाम से पढ़ते हैं, रेड कैट। तो रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ये भी नहीं है क्योंकि कैथोड ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। रिडक्शन एट कैथोड, तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी, कैथोड रिडक्शन एट कैथोड। जैसे हमने लिखा कि रेड कैट होती है, ऐसे ये जो हमने लिखा है रेड कैट, तो रिडक्शन एट, आप रेड कैट को याद कर लें तो रिडक्शन इसका मतलब है रिडक्शन एट कैथोड मेंशन करेंगे इसको। इसमें अगर हम स्क्रीन को हाँ जी, और इसके बाद हम मेंशन करेंगे, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 रेट ऑफ रिएक्शन एज रिएक्शन प्रोसीड, या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या रिमेन सेम। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जब रिएक्शन प्रोसीड करता है, इनिशियली रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी दोनों की फुल होती है। रिएक्टेंट्स जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो फुल होंगे इनिशियल स्टेज पे। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस आर। तमाम रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। आपने ये बात याद करनी है। तमाम डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें हाफ लाइफ की बात करते हैं, ये जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आखिरी है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये वही सवाल है, इसी तरह रिपीट में आ गया। इसकी एक और चीज़, इसकी एक और फॉर्म आ गई है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड। इसका ऑप्शन नंबर बी पिछली वाली बात शो कर रहा है। अब हम ये थे गैस पेपर के MCQs, और अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका मतलब है जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसका रेडियस कम होगा। अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की एग्जांपल देखते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम आइसोटोप्स की बात करते हैं। जब हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स निकालना चाहते हैं, जिसका मास ज़्यादा होगा या जिसका मास दूसरे मास से डिफरेंशिएट कर रहा होगा, उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट आइसोटोप्स को हम एक पेपर के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये रिलेशन शो करता है कि जिसका मास टू चार्ज रेशो ज़्यादा होगी उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, उसको डिफ्लेक्ट करना मुश्किल होगा। जिसकी मास टू चार्ज रेशो कम होगी उसका रेडियस कम होगा, उसको डिफ्लेक्ट करना भी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10.037 ग्राम ऑफ कैल्शियम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। इसमें हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। सबसे पहले इसका मास गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर, Na की बात करेंगे हम। तो एवोगैड्रोज नंबर
हमारे पास मास कितना है 10.037 और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड। अब इसमें देखें कि ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 5 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे मास और मोलर मास मल्टीप्लाई एवरेज नंबर, तो अब इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे इन दिस कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट मास इन किलोग्राम, मास इन किलोग्राम ऑफ 2.6 इंटू 10⁻20 मालिक्यूल्स ऑफ SO2। इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फार्मूला, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमारे पास गिवन है, मास हमने फाइंड करना है। मोलर मास हमें पता होगा, सल्फ़र और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 जमा सल्फ़र का 32। इसमें आपने मॉडल इसमें पीरियोडिक टेबल में आपने चेक करना है और इसका मोलर मास निकाल देना है, आई थिंक 32 है। तो इसका आंसर आ जाएगा मास इन किलोग्राम। आपने मास इन किलोग्राम एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू भी पुट करनी है आपने। ये हैं गैस पेपर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर देन 90% पेपर इसी में से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज यूज इन क्रोमेटोग्राफी। चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, उसमें सेलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे गूज क्रूसिबल की एग्जांपल बता दें, हम फिल्ट्रेशन का रेट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो हम करली फेसेस वाला फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है, उससे हम रेट ऑफ रिएक्शंस को या उसमें हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 2 में से। अगर हम चैप्टर 2 को एक दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए गो थ्रू करेंगे तो आपके 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ वो होता है जिसमें मालिक्यूल्स या सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव नहीं करते, और मोबाइल फेज़ में लिक्विड और गैस के मालिक्यूल्स होते हैं। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। जस्टिफाई, हमने जस्टिफाई करना है चैप्टर 5 का पेज नंबर 1 और 2, जिसमें मेंशन किया गया है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो हम कैथोड रेज बनाते हैं, जब कैथोड रेज जनरेट करते हैं तो वो कैथोड से निकलती हैं, जो कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो रेज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी वो कैथोड रेज होंगी और वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो हमने ये इसकी डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो, व्हाट इज इट्स वैल्यू। एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो डेफिनेशन है वो बुक में चैप्टर 3 में मेंशन है। एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है जिसमें वो बताता है कि -273 केल्विन के ऊपर जो लिक्विड्स होते हैं वो ना तो आइडियल सोल्यूशन बिहेव करते हैं और इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वैल्यू होती है -273 केल्विन। तो आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, चैप्टर 4, जिसमें हम बताएंगे कि आइसोमॉर्फ्स कौन से होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म जिनके सेम मालिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूला हो एक ही कंपाउंड के। तो इसको भी आपने अच्छी तरह गो थ्रू करना है। आप इनकी डेफिनेशंस अपने रजिस्टर पे लिखें और उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें इनकी। मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि आप इसकी एक एग्जांपल भी करें ताकि आप पूरे मार्क्स ले सकें। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की 4 प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है आपने। लिक्विड्स कौन से होते हैं, लिक्विड्स में बॉन्ड कौन से होते हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो फिर कौन सा लिक्विड होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है आयनिक बॉन्ड है फिर कौन सा लिक्विड होगा। इसके बॉन्ड्स को हम इसमें आयंस को अलग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इसमें एटम्स और मालिक्यूल आपस में किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह मूव कर रहे होते हैं, कौन सी वाइब्रेशन होती है, कौन सी मोशन होती है। सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। व्हाट इज़ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के बारे में भी आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि कैथोड रे ट्यूब क्या होती है। ऐसी ट्यूब होती है जिसमें हम कैथोड रेज को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपने बताना है कि हम इसमें हम सक्शन पंप लगा के वैक्यूम जनरेट कर देते हैं, फिर प्रेशर जनरेट कर देते हैं, कितना प्रेशर कितने टॉर होना चाहिए प्रेशर। फिर आपने ये बताना है कि
जब हम इसमें से इसमें कैथोड रेज़, एक तरफ एनोड होगा एक तरफ कैथोड होगा, जब एक रेज़ निकलेंगी कैथोड से निकलेंगी और एनोड की तरफ मूव करेंगी तो ये आयोनाइजेशन भी प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह आपने कैथोड रे ट्यूब के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ पोलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर। कार्बन मोनोऑक्साइड और पोलर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्सीजन के ऊपर इसमें ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, इधर हम यहाँ इरेज करके इसको यहाँ ऑक्सीजन बनाएंगे, बाकी कार्बन बनाएंगे। ये है ये कार्बन है और बाकी दो ऑक्सीजन है। इसमें हमने थोड़ा करेक्शन कर देनी है, ये ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव। अब आप देखें इसमें इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री सेल्सियस है और इसमें कोई बेंड शो नहीं कर रहा, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए नॉन पोलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर होगा, इसमें देखें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसकी तरफ बॉन्ड जा भी रहा होगा। इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए ये पोलर करैक्टर शो करता है। हाउ पॉजिटिव रेज, आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की डायग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड की डायग्राम। हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं उसमें जब हम गोल्ड के 0.0004 मीटर्स थिक उसको प्लेट को लेते हैं, उसमें कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। कैथोड रेज ऐसी होती हैं कि जब उसने बम्बार्डमेंट की थी तो कुछ रेज ऐसी थी जो ऐसे वापस मुड़ के आ गई थी न्यूक्लियस से टकरा के। तो आपने ये वाली डायग्राम भी बनानी है, इसके बारे में थोड़ा लिखना भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ पॉजिटिव 2 in OF2 जस्टिफाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप मेंशन करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी भी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल C2R2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यूज़ कांस्टेंट रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहती है, ये +5 रहती है। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है, चेंज कभी जब हम SO2 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन निकालते हैं तो वो और आती है, SO3 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट और आती है, H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट और होती है। इसी तरह सल्फ़र ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपने भी थोड़ा सा पढ़ना है, इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। एटलीस्ट 1 MCQs फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर आएगा। आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव 2 स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल लॉ। बॉयल लॉ की 2 स्टेटमेंट्स बुक में भी मेंशन है। बॉयल लॉ होता है प्रेशर इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, या वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता रहता है। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन में हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बुक में भी ये मेंशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये बॉयल लॉ की 2 डेफिनेशन है। एक अनदर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ये चैप्टर नंबर 5 में है, मैथमेटिकल बहुत सारा किया हुआ है। आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं ऐसे, और वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं। बस आपने ये इनके सिंबल भी डिनोट करने हैं और सारा बताना है कि फ्रीक्वेंसी और जो फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स हैं जिसमें H की वैल्यू कांस्टेंट भी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स ने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है EV इज इक्वल टू F न्यू, F इस फॉर्म में। तो ये शो करता है कि फ्रीक्वेंसी और इसका क्या रिलेशन है आपस में। इस तरह वेव नंबर के बारे में बताना है। वेव नंबर बताना है, वेव नंबर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। ये एक फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, डेफिनेशन भी एक हो जाएगी। तो इस तरह आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज़ 100% आयनिक। इसका आंसर भी आपने
बहुत तरीके से करना है, बहुत स्पेसिफाई करके बताना है कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक कंप्लीट आयनिक नहीं होता। जब अगर किसी भी कोई भी बॉन्ड बनना होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से दो एटम्स या दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो उसमें कोवलेंट करैक्टर ज़रूर होता है। आयनिक करैक्टर भी बेशक होता है, 50% आयनिक होता है, 50% कोवलेंट करैक्टर होता है, तो बॉन्ड बनता है। अगर आयनिक करैक्टर 100% हो जाए तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल रह जाएंगे जो कि एक तेज़ाब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तेज़ाब होता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलैक्ट्रिक सीरीज़ में इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं हमेशा, तो ये फिर वो कंप्लीट आयनिक सोल्यूशन नहीं बन सकता केमिस्ट्री के अंदर, या कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। इस तरह आपने इसको देखना है, आप इसको एक दफ़ा प्रिपेयर भी कर लेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमने हर चैप्टर को टच करके किया है। MCQs में भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स को टच किया है और MCQs हमने स्पेसिफाई करके सॉल्व करने का तरीका भी पता चल गया हमें। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट अ नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस के बारे में बताना है कि लंदन फोर्सेस आयनाइजेशन के प्रोसेस से होती हैं। उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं, तो इसके बारे में बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं। आपने इसको एक दफ़ा डिटेल में चेक करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन फोर्सेस पे अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले, इसको आपने देखा है। एक और क्वेश्चन है, अ वेल नोन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज इन कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसको डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में रहने दें। इट्स मैस कम आउट टू बी 0.72 ग्राम। मैस भी हो गया। व्हाट इज़ ए मोलर मैस? आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है मैस रिलेशनशिप, मैस मोलर रिलेशनशिप और मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये वाला मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप पे आपने देखा कि वॉल्यूम और मैस आपस में रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह आपने इसका मोलर मैस निकाल लेना है। ये भी आपने चैप्टर 1 में एक दफ़ा देखेंगे। चैप्टर 1 में जैसे ही आप इसको मेंशन करेंगे आपके पास आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे वेरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू दिस थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के बारे में बताना है आपने। वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर भी होते हैं, बॉन्ड पेयर भी होते हैं। लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन क्या होती है, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ इंटरेक्शन क्या होती है, बॉन्ड पेयर के साथ इस इंटरेक्शन किस तरह होती है। वेस्पर थ्योरी को डिनोट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। वो अगर वो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाए तो आयनाइजेशन हो जाती है, पॉजिटिव बॉन्ड बन जाता है। अगर इसी तरह वैलेंस शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बन जाती है, उसमें बॉन्ड बनने की सलाहियत बढ़ जाती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज़ें आपने CH4 के थ्रू बतानी है। CH4 का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर देना है। CH4 के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना है। और जो इसमें जो एंगल बनता है 109.5 बनता है, तो इसके बारे में आपने बता देना है। CH4 मीथेन के बारे में और वेस्पर थ्योरी के 1-2-3 पोस्टुलेट को भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम फॉर N2 एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले तो आपने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है N7 की। तो इसमें आप बताएंगे कि 1s2 2s2 2p3, तो ये 7 बन जाएंगे। इसी तरह एक और नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, तो 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग बन जाएंगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद आपने वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वो नहीं होते डायग्राम है जिसमें 2px 2py और 2pz आपस में मिलते हैं, फिर सिग्मा स्टार 2pi सिग्मा स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, तो इसका एनर्जी ऑर्डर बनेगा 1s2 लेस दैन सिग्मा 1s2 लेस दैन सिग्मा स्टार 1s2 लेस दैन सिग्मा 2s 1s2s सिग्मा लेस दैन सिग्मा स्टार 2s, और इसी तरह पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz लेस दैन पाई 2px, इस तरह सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, इस तरह पाई स्टार 2py। और सबसे एंड पे बताना है कि पाई सिग्मा स्टार 2px के बारे में बताना है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आप बताएंगे सारा, और इसके जो डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनानी है और उस डायग्राम के साथ एनर्जी ऑर्डर भी लिखना है। ये अच्छी तरह करना है। इसी तरह इसी से रिलेटेड ऑक्सीजन की भी आ सकती हैं।
इसी से रिलेटेड फ्लोरीन की भी आ सकती है, इसी से रिलेटेड O-2 की भी आ सकती है। तो आपने एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं और उसकी डायग्राम बनानी है। एक और क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने एक दफ़ा पढ़ेंगे और आपको सारा आइडिया हो जाएगा। इसी एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, इवन आप डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। हमारे जो गैस पेपर हैं, हमने बहुत स्ट्रगल करके ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं और इसके साथ हमारे पास एक और भी गैस पेपर है जो अभी हमने रिसेंटली डेवलप किया है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके डाली हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, गिव एग्जांपल एंड राइट डाउन इट्स थ्री एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयंस मॉलिक्यूल्स के आयंस में जब हम एनोड और कैथोड को आपस में किसी भी आयनिक सोल्यूशन में एनोड और कैथोड कर रखते हैं तो उसकी तरफ आयंस मूव करते हैं। इन आयंस मूव करने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जान सकते हैं, इस तरह बैटरीज जनरेट होती हैं। इसकी 3 एप्लीकेशन भी आप डिस्कस कर लेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कि पेपर सॉल्व कैसे करना है आपने, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने मैक्सिमम मार्क्स कैसे ग्रैब करने हैं एग्जामिनर से। और हमारे पास एक और भी स्कीम है जिसमें हम फिज़िक्स के और मैथमेटिक्स के और बायो के गैस पेपर्स हम आपसे शेयर करेंगे। और हाँ, लास्ट टाइम भी हमने कुछ बच्चों को गैस पेपर्स दिए थे, उनमें से उनके मैक्सिमम मार्क्स आए और वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि आपके गैस पेपर प्रिपेयर करने के बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको भी इन वीडियोस को फॉलो करते हुए बहुत सारा फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, तो थैंक यू सो मच। आपने सबसे पहले ये देखना है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।